नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और इसके अंतर्गत आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सारणियन टेबुलेशन। किसी भी सांख्यिकी अनुसंधान में आंकड़े, समंक, तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और इन एकत्रित समंकों को स्वयं के प्रयोग के लिए या फिर किसी अन्य व्यक्ति के प्रयोग के लिए उपयुक्त रूप में प्रस्तुत करना होता है। तो आंकड़ों को, समंकों को उपयुक्त रूप में प्रस्तुत करने का एक तरीका है सारणियन। तो आंकड़ों को सारणियन के अलावा आरेखों में यानी कि डायग्राम्स में और रेखा चित्रों यानी कि ग्राफ्स के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। और आंकड़ों को जब सारणीबद्ध किया जाता है तो आंकड़े सरल, संक्षिप्त और सुबोध हो जाते हैं। तो समंकों को, आंकड़ों को पंक्तियों और खानों में सुव्यवस्थित ढंग से रखना ही सारणियन कहलाता है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सारणी के मुख्य भागों की। सारणी के, किसी टेबल के जो प्रमुख भाग हैं वो कौन कौन से होते हैं। सारणी के प्रमुख भाग, पहला है सारणी की संख्या। प्रत्येक सारणी को एक संख्या, एक नंबर दिया जाना चाहिए। अगर कोई सारणी बनाई जा रही है तो सारणी के ऊपर एक सारणी संख्या लिखी जानी चाहिए जिससे सारणी को पहचानने में आसानी रहे। दूसरा, सारणी का एक उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए। सारणी की संख्या के बाद सारणी का एक शीर्षक रखा जाना चाहिए, टाइटल ऑफ टेबल। सारणी का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो सारणी की प्रकृति, सारणी का क्षेत्र और सारणी के समग्र भाव को दर्शा दे। तो सारणी का शीर्षक जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। तो सारणी के शीर्षक को देख के ये पता लगाया जा सके कि इस सारणी के अंदर किस प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। तीसरा भाग होता है उपशीर्षक। उपशीर्षक या अनुशीर्षक। तो सारणी को खानों और पंक्तियों में बनाया जाता है। तो सारणी की जो खाने हैं या पंक्तियां हैं उनमें जो हेडिंग्स, जो शीर्षक डाला जाता है वो उपशीर्षक कहलाता है। मान लीजिए कि एक सारणी है, ये सारणी के कॉलम्स हैं, यानी खाने हैं, और ये किसी सारणी की पंक्तियां हैं। ये खाने कॉलम्स हैं और ये रोज हैं, पंक्तियां हैं। तो जो सारणी के कॉलम्स हैं यहाँ पर उपशीर्षक, इन खानों में जो शीर्षक लिखा जाता है वो उपशीर्षक लिखा जाता है। इसके बाद हम बात करें रेखाओं की। तो सारणी में खाने और पंक्तियों के द्वारा सारणी बनाई जाती है। तो जो सारणी में जो खाने और पंक्तियां बनाई जाती हैं, इनमें जो महत्वपूर्ण जो खाने हैं, जो मुख्य जो खाने या पंक्तियां हैं, उनमें गहरी रेखाएं खींची जानी चाहिए। अगर आवश्यकता हो तो रेखाओं के लिए अलग अलग प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। इसको लाल शाही से, काली शाही से आदि रंगों का प्रयोग करके जो है सारणी में रेखाएं खींची जा सकती है, जिससे महत्वपूर्ण कॉलम का पता लगाया जा सके और सारणी जो है वो आकर्षक लगे दिखने में। इसके बाद सारणी का
मुख्य भाग। तो सारणी में उपशीर्षक, खानों और पंक्तियों के उपशीर्षक निर्धारित करने के बाद में जो सारणी में जो आंकड़े रखे जाते हैं वो सारणी का मुख्य भाग कहलाता है, और सारणी का मुख्य भाग सारणी का हृदय होता है। तो सारणी का उद्देश्य क्या है, सारणी क्या दर्शा रही है, वो सारणी का मुख्य भाग बतलाता है। इसके बाद है पदों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। तो जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वो आंकड़े तुलनीय हो, यानी कि जिन आंकड़ों की तुलना की जानी है वो आंकड़े पास पास रखे जाने चाहिए। आंकड़ों को क्रमबद्ध किया जाना चाहिए, क्रमानुसार रखा जाना चाहिए, और जो क्रम है वो समयानुसार हो सकता है, भौगोलिक परिस्थिति अनुसार हो सकता है, वर्णमाला के अनुसार हो सकता है। तो पदों की व्यवस्था भी इस प्रकार से की जानी चाहिए कि आंकड़े जो है वो क्रमानुसार हो और आंकड़े तुलनीय हो। अगला है माप की इकाई। तो सारणी में जो आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं उनके माप की इकाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सारणी में दर्शाई जानी चाहिए। तो जो माप की इकाई है वो सारणी के ऊपर दर्शाई जा सकती है, या फिर माप की इकाई को सारणी के खानों या पंक्तियों में दर्शाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई राशियाँ, कोई अमाउंट दिखाए गए हैं सारणी में, और तो वो अमाउंट जो है वो अगर लाखों में है तो ऊपर ऐसे लिखा जा सकता है कि रुपीज इन लेक्स। तो जो भी राशियाँ यहाँ लिखी गई हैं वो जो संख्या है वो लाखों में है, इससे ये पता लग जाता है। सारणी में जहां भी आवश्यक हो औसत, प्रतिशत, योग यानी कि टोटल आदि दर्शाए जाने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जो कॉलम है, इन कॉलम का टोटल दिखाया जाना चाहिए, पंक्तियों का टोटल दिखाया जा सकता है। अगर आवश्यकता हो किन्हीं आंकड़ों की तुलना की जा रही है तो उनका एक दूसरे से प्रतिशत दिखाया जा सकता है, औसत दिखाया जा सकता है इनके अंतर्गत। तो सारणी में जहां भी आवश्यक हो प्रतिशत, औसत, योग दर्शाया जाना चाहिए। टिप्पणी, फुटनोट्स। सारणी में जो आंकड़े दर्शाए गए हैं उनको और अच्छे से समझाने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए सारणी के नीचे टिप्पणियां, फुटनोट्स दर्शाए जाने चाहिए। तो टिप्पणियों में सारणी में जो आंकड़े दर्शाए गए हैं उनकी व्याख्या की जा सकती है। और अंतिम भाग है उद्गम यानी कि स्रोत। जो आंकड़े सारणी में दर्शाए गए हैं उन आंकड़ों का स्रोत, उन आंकड़ों का उद्गम कहाँ से हुआ है, कहाँ से वो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, तो उन आंकड़ों के संबंध में, उन आंकड़ों का संदर्भ, उन आंकड़ों का स्रोत नीचे दर्शाया जाना चाहिए। तो फुटनोट्स दर्शाए जा सकते हैं, और फुटनोट्स के बाद आंकड़ों का सोर्स, उनका उद्गम दर्शाया जाना चाहिए। तो सारणी बना लेने के बाद में एक बार सारणी का पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए, दोबारा देखना चाहिए कि जो शीर्षक है सारणी का एक उचित शीर्षक रखा गया है, और जो शीर्षक है वो संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए, कि सारणी के अंदर जो भी दर्शाया गया है वो शीर्षक को देखते ही पता लग जाए। सारणी की एक संख्या निर्धारित की हुई होनी चाहिए। सारणी में उचित उप शीर्षक खानों और पंक्तियों में लिखे गए हों। जो रेखाएं हैं वो जो हैं आकर्षक हों, वो सारणी को आकर्षक बना रही हों। जहां आवश्यक हो वहां गहरी रेखाएं खींची गई हों, और अगर आवश्यकता पड़े तो विभिन्न रंगों का प्रयोग किया गया हो। माप की इकाई दिखाई गई है सारणी में, और आवश्यकता जहां आवश्यक हो वहां पर सारणी में औसत, प्रतिशत आदि दर्शाए गए हैं। खानों और पंक्तियों का योग, टोटल लगाया गया है। आंकड़ों के संबंध में अगर कोई टिप्पणी देनी है तो उनके संबंध में टिप्पणी दी गई है, और जहां से ये आंकड़े समंक एकत्रित किए गए हैं उनका स्रोत दर्शाया गया हो। तो इस प्रकार से जो है सारणी के
कुछ मुख्य भाग होते हैं। तो सामान्यतः इस प्रकार से एक सारणी बनाई जाती है और ये सारणी के मुख्य भाग होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।